प्यारे बच्चों, एक बार फिर हक कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। उसी के बारे में हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। यह आपके गणित का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। तो चलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। देखो बच्चों, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है ये एनसीईआरटी की किताब जो है अध्याय 3 से लिया गया है, जो पेज नंबर आपका 42 है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं इसको। तो समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यह समीकरण जो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है। यहाँ पर बच्चों क्या ए बी सी क्या है, आपका वास्तविक संख्या है। साथ ही इसमें कंडीशन लगा हुआ है ए कैन नॉट इक्वल टू 0 कोमा बी कैन नॉट 0 है, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू 0 है। इस कंडीशन को भी अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में कभी यह कंडीशन दे दिया जाता है, उसको ऑप्शन के रूप में आपको चुनना है। तो इसको भी कंडीशन को आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा कि समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है तथा ए कैन नॉट इक्वल टू 0 बी कैन नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू 0 है। दो चरों एक्स और वाई, यहाँ दो चर कौन है, एक्स और वाई है। दो चरों एक्स और वाई में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। तो आप बच्चों समझ गया कि रैखिक समीकरण किसको कहा जाता है। दो चर वाले जो है, दो चर इसमें एक्स और वाई है, उसका हाईएस्ट घात कितना 1 है। आप लोग पहले भी पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि रैखिक बहुपद में हम लोग पढ़े थे कि घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उसी तरह से यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो यहाँ पर हाई चर का जो घात है वह 1 है। तो आपने इस कंडीशन को जान लिया। जैसे इसका उदाहरण हम ले लेता हूँ 2x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0, यह जो मैंने दिया है मिसाल में, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। अब आगे जब बच्चों यहाँ पर देखिए, दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, मतलब इसका जो रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप आपका होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा हम ले लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप लिया हूँ, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्या है। यहाँ जितने भी हमने इसका नाम लिया ये सभी वास्तविक संख्या है, तथा a1 का होल स्क्वायर प्लस b1 का होल स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू 0। दूसरा है a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर कैन नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, और इससे आगे देखिए क्या कंडीशन इसमें कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरलरेखा होता है। अगर हम ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर हम ग्राफ खींचें, आलेख खींचें, तो हम लोग आलेख इसका जो प्राप्त होगा वह एक सरल रेखा प्राप्त होगा। वही कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। आगे देखते हैं क्या है, समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हैं। इस रैखिक समीकरण युग्म को जो हम हल करेंगे इसकी जो है दो विधियां हैं। वह एक विधि है आपका आलेखीय विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। दूसरा विधि है आपका बीजीय विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। अब देखिए आगे और चलिए, एक तल में यदि दो रेखाएं दी हो तो, यानी एक तल जो ये आपका है इसमें अगर दो रेखाएं दी हो तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। कहता है कि किसी तल में अगर दो रेखाएं होगा तो तीन में से कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वह है, पहला है मेरा, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। पहला कंडीशन क्या है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे आपने यहाँ पर देख लिया, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो दोनों जो एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आगे हम भी पढ़ेंगे कि दोनों रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती है तो उसका कितना हल होता है। तो एक बिंदु पर हल कर रहा है बच्चों, तो आगे हम इसका कंडीशन भी पढ़ेंगे कि उसका केवल एक हल होगा। अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर तो उसका केवल एक हल होगा। हाँ, दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो अगर मान लीजिए दोनों रेखा अगर समांतर हो गया तो आप यह तीर का निशान आप देख रहे हैं, दोनों रेखा समांतर है, तो इसमें कोई आपका हल नहीं होगा। तीसरा जो है, दोनों रेखाएं संपाती है, मतलब कि एक रेखा का यह आलेख होगा
और दूसरा रेखा का भी इसी पर अगर जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं संपाती बोलते हैं। तो कहने का मतलब हुआ है कि एक तल में यदि दो रेखाएं दी हो तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दोनों रेखाएं समांतर होती है, हाँ दोनों रेखाएं संपाती है, ये कंडीशन होता है बच्चों। तो आपने दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में तो अभी आपने पढ़ा। अब जो है दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को भी पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग जो है दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में जो मैंने कहा कि कुछ कंडीशन है, उसके बारे में और हम लोग जो है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। माना कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म माना कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना लिया। एक रेखिक समीकरण मैंने क्या माना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तथा दूसरा जो है हम समीकरण युग्म मान लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण मैंने माना जो दो चर वाले रेखिक समीकरण पर आधारित है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए हम क्या करते हैं। अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, हाँ देखिए अब हम लोग नियम चल रहा है एक नंबर जैसे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, या ध्यान दीजिएगा। यदि a1 by a2 कैन नॉट b1 by b2 हो तो, हाँ बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से मैं लिया, पहला कंडीशन मैंने बताया, जो तीन कंडीशन मैंने बताया उसी के बारे में बता रहा हूँ कि यदि a1 by a2 कैन नॉट b1 by b2 हो, ऐसा अगर हो तब क्या होगा, हो तो दोनों रेखाएं क्या लिखा मैंने, यदि a1 by a2 कैन b1 by b2 हो तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद एक बिंदु पर, यानी क्या कह रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है, हाँ काटती है, मतलब इस तरह आपका काटेगा। यह मैंने लिया, ये a1x और b1y है, तो यहां पर काटा, मान लीजिए यही आपका हुआ। ये a1x प्लस b1, ये समीकरण ले लेता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और यह हमने ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह दोनों समीकरण अगर हमने लिया तो एक बिंदु पर काटती है, इनका केवल एक हल है। कितना हल होगा इसका, एक हल होगा। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनका केवल एक हल है। हाँ साथ ही यह संगत क्या कहलाएगा, संगत एवं अविरोधी समीकरण युग्म हाँ यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने लिखा पहला कंडीशन कि यदि a1 by a2 कैन b1 और b2 हो तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनका केवल एक हल है, एक बिंदु प्रतिच्छेद कर, इसलिए इसका केवल एक हल है। हाँ साथ ही यह संगत एवं अविरोधी समीकरण युग्म कहलाता है। कैसा समीकरण युग्म कहलाएगा ये, तो यह संगत एवं अविरोधी समीकरण युग्म कहलाता है। हाँ दूसरा कंडीशन देखते हैं बच्चों। अब आगे हम अगला कंडीशन लिखते हैं, इसको आप बच्चों आप लोग अच्छी से उतार लीजिएगा।
अब देखिए बच्चों, दूसरा कंडीशन देखिए मेरा क्या होगा। यदि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 कैन नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, यह कंडीशन है। अब इस तरह का ये कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा। यदि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 कैन नॉट C1 बाय C2 हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। क्या होता है बच्चों? समांतर होते हैं। इसका नक्शा बना लेता हूं। यह एक समीकरण का है, दूसरा यह है आपका, इस तरह होगा आपका। दोनों समीकरण का यह आलेख है। यह A1x प्लस B1y का है और यह A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का आलेख है। तो क्या लिखा कि यदि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 के अंदर C1 बाई C2 हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है और इसका कोई हल संभव नहीं है। मतलब इसका कोई हल नहीं निकलेगा। साथ ही यह असंगत, क्या कहलाएगा? असंगत एवं विरोधी समीकरण युग्म कहलाता है। यह समझ ले बच्चों। अगर यह मान लीजिए आलेख है आपका A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 का यह आलेख है। मान लीजिए यह है आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इन दोनों का आलेख से मैंने ऐसा किया। फिर भाई एक बार समझ लीजिए, दूसरा कंडीशन है यदि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 कैन नॉट C1 बाई C2 हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है और इसका कोई हल संभव नहीं है। साथ ही यह असंगत एवं विरोधी समीकरण युग्म कहलाता है। तो समझ लिया बच्चों। तीसरा कंडीशन देखिए अब हम लिखने जा रहा हूँ। यह दूसरा कंडीशन हम लोग समझ लिया। अब हम लोग तीसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। इस कंडीशन को याद करना है पहले। यदि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2 हो तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। यदि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 हो तो क्या होगा? हो तो दोनों रेखाएं समपाती होती है। क्या होता है? दोनों रेखाएं समपाती होती है और इनका अनगिनत या अनंत भी बोल सकते हैं, अनगिनत हल होता है। समझ लिया बच्चों? क्या लिखा मैंने कि दोनों रेखाएं समपाती होती है और इनका अनगिनत हल होता है। साथ ही यह संगत, क्या होगा? संगत एवं आश्रित समीकरण युग्म कहलाता है। कहने को तो संपाती, यहाँ पर हम लोगों को एक नया चीज आएगी। संपाती किसको कहा जाता है? जैसे इसका समीकरण का आलेख हुआ, यह A1x प्लस B1y का यह मैंने आलेख खींचा। ये A1x प्लस B1y का जो ग्राफ पर मैंने ये ग्राफ पर आलेख खींचना है। ग्राफ पर जब हम आलेख खींचा और दूसरा जो है था A2x प्लस B2y प्लस C2 उसका भी हमने ग्राफ पर जब आलेख खींचा तो इसी लाइन से क्रॉस कर रहा है। कहने का मतलब है कि दोनों एक ही लाइन पे जा रहा है। तो कहने का मतलब हुआ, इसी को हम लोग जो है संपाती बोलते हैं। तो इसका अनंत हल होगा, अनगिनत हल होगा। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। यदि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2
बराबर C1 में C2 हो तो दोनों रेखाएं समपाती होती है और इसका अनगिनत हल होता है। साथ ही यह संगत एवं आश्रित समीकरण युग्म कहलाता है। तो बच्चों यह 3 कंडीशन मैंने अच्छी तरह से बनाया। टोटल जो है 2 चर वाले रेखीय समीकरण इसी कंडीशन पे हिसाब आपका बनेगा, इसलिए आप इस कंडीशन को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं। 3 बच्चों अभी हम लोगों ने 2 चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिए। अब जो है 2 चर वाले रेखीय समीकरण में जो है आलेख का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं। तो हम लोग जो है ग्राफ के बारे में भी अच्छी तरह से जान लेंगे। देखो बच्चों, आलेख को हम लोग जो है ग्राफ बोलते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम जो समतल तल में एक लाइन खींचता हूँ। यह मैंने लाइन खींचा है, इसको मैं एक्स डैश इसका नाम देता हूँ। इसको हम लोग जो है हम लोग जो है क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं या एक्स एक्सिस के भी नाम से जानते हैं। और दूसरा जो मैंने एक रेखा ऐसे खींचा है, इसको हम लोग वाई बोलता हूँ और इसको वाई डैश बोलता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स और यहाँ पर जो है ये दोनों अक्ष जो है जहाँ पर बिंदु पर काटता है, यानी एक्स और एक्स डैश, वाई डैश, जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा हम उसको कहते हैं। ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उसको हम लोग जो है ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो इसका नाम हो गया मूल बिंदु, मूल बिंदु, और जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन इसका नाम है। हाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ओ एक्स को हम लोग धनात्मक एक्स एक्सिस बोलता हूँ और ओ एक्स डैश को हम लोग जो है ऋणात्मक एक्स एक्सिस बोलता हूँ। कहने का मतलब है कि एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग क्षैतिज रेखा का नाम रखेंगे, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से जानेंगे। और वाई ओ वाई डैश को हम लोग जो है वाई ओ को हम लोग जो है धनात्मक वाई एक्सिस का नाम रखेंगे और ओ वाई डैश को हम लोग जो है ऋणात्मक वाई एक्सिस कहते हैं। तो कहना मतलब कि वाई ओ वाई डैश को हम लोग जो है ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे, ऊर्ध्वाधर धर रेखा। इसको इंग्लिश में वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो यहाँ तक तो आप बच्चों आपने समझ लिया कि क्षैतिज रेखा किसको कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा किसको कहा जाता है। तो एक्स और एक्स डैश को हम लोग क्षैतिज रेखा का नाम कहेंगे, वाई और वाई डैश को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे एक्स और एक्स डैश को हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, या हिंदी में बोलना चाहते हैं तो एक्स अक्ष भी कहते हैं। एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस कहा जाता है तथा वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस कहा जाता है। हाँ अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा दूँ तो नीचे भी प्लस, ऊपर भी प्लस, धनात्मक एक्सिस इसको बोलता हूँ। यह भी आपका प्लस हो जाता है, इधर भी, इधर दोनों तरफ आपका प्लस हो जाता है। और यह अगर माइनस है तो नीचे भी माइनस मैंने दे दिया, और यह भी वाई डैश जहाँ होगा तो समझ लीजिए कि दोनों तरफ आपका माइनस है। हाँ जरा से ध्यान दीजिएगा, एक्स ओ एक्स डैश यानी एक्स एक्सिस और वाई ओ वाई डैश मतलब वाई एक्सिस, इस तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग किससे नाम जानते हैं? चतुर्थांश, मतलब क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। तो मतलब हो गया एक्स ओ वाई को हम लोग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, क्वाड्रेंट।
क्या होगा, फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश हिंदी में बोलूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलूंगा। एक्स डैश ओ वाई, इसको हम जाए सेकेंड क्वाड्रेंट, हाँ मतलब कि द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे। इसका जो है हम लोग जो है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों अक्ष इस तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। दोनों अक्ष किसी तल को 4 भागों में बांटता है, उसे हम चतुर्थांश क्या कहेंगे हम लोग, चतुर्थांश। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जरा सा बच्चों हम ये भी जान लें कि इसका चिन्ह कैसे होता है, ये भी तो हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले जब भी मैं लूंगा, एक चीज और समझ लीजिए, एक्स और एक्स डैश को हम लोग बोलते हैं भुज, लिख देता हूं और आगे बढ़ाता हूं। इसको मैं क्या बोलूंगा, भुज, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा बोलते हैं इसको। एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। और वाई ओ वाई डैश को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोटि इसका नाम रखते हैं, कोटि, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डिनेट, यानी भुज और कोटि। एक्स एक्सिस को हम लोग भुज बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो कहने का मतलब एक्स को हम भुज बोलूंगा, एक्स ओ एक्स डैश को भुज, जिसको हम लोग एक्स कहते हैं, भुज यानी एब्सिसा। कहा जाता है तथा वाई ओ वाई डैश को कोटि, इसको क्या बोलूंगा हम लोग, कोटि, इसको हम लोग बोलेंगे भुज, कोटि मतलब ऑर्डिनेट। कहते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब हम चिन्ह का बारे में बता रहा हूं। तो हम जो है ये समतल को तो 360 डिग्री भागों में बांट रहा है, तो एक्स ओ वाई इस तल को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसका चिन्ह जब भी मैं लूंगा, पहले जैसे मैंने बताया एक्स और वाई, किसी बिंदु का जो हम निर्देशांक लूंगा वह एक्स और वाई लूंगा, या एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक लूंगा, जिसको हम लोग जो है भुज कोटि के नाम से अभी जाने, भुज और कोटि। कहने का मतलब हुआ एक्स को मैं भुज बोलूंगा और वाई को मैं कोटि बोलूंगा। इसको भी अच्छी से समझ लीजिए, एक्स को मैं क्या बोलूंगा, भुज, और वाई को मैं क्या बोलूंगा, कोटि। तो जब मैं इसका चिन्ह परिपाटी लूंगा तो सबसे पहले एक्स का लूंगा, एक्स एक्स का लूंगा, भुज का लूंगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यह एक्स और वाई का जो हम चिन्ह लेने जा रहा हूं, तो पहले मैं एक्स में मेरा प्लस है और वाई में देखो यहाँ पे क्या चिन्ह है, यहाँ पे प्लस है। तो कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो चिन्ह होगा वह प्लस प्लस होगा, यानी एक्स में भी प्लस और वाई में भी प्लस। तो आपने बच्चा समझ लिया। आप सेकंड कोऑर्डिनेट द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, यानी एक्स डैश ओ वाई, इसमें हम चलूंगा। इसका चिन्ह कैसे लूंगा बच्चों, जरा बताओ पहले। तो सबसे पहले मैं एक्स लूंगा, तो एक्स में देखिए यहाँ पे ये माइनस चिन्ह है मेरा, तो यहाँ मेरा माइनस हो गया। और यहाँ पर देखो क्या चिन्ह चल रहा है, यहाँ पे देखो यह मेरा प्लस चिन्ह है, तो मतलब हो गया माइनस प्लस।
ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट का चिन्ह हुआ। अब बच्चों जरा बताओ थर्ड कोऑर्डिनेट जो है हम लोग का है x डैश ओ y डैश, इसका चिन्ह बताओ बच्चों किस तरह लिखूंगा जरा बताओ। तो हम सबसे पहले x लूंगा, याद रखना सबसे पहले किसका चिन्ह लूंगा तो x करूंगा। x का चिन्ह यहाँ पे देखिए नीचे में माइनस है, और y का देखिए चिन्ह यहाँ पर क्या है तो माइनस है। तो कहने का मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट का जो चिन्ह मेरा हुआ वह माइनस माइनस हुआ। समझ रहे बच्चों। अब जो है चौथा कोऑर्डिनेट का भी हम चिन्ह लिखने जा रहा हूँ, इस कोऑर्डिनेट का भी हम लोग चिन्ह लिखने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, x पहले लिखूंगा तो हो जाएगा प्लस, और y का क्या आया तो माइनस। ये हम लोगों को पहचान में आ गया कि x ओ y यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का चिन्ह प्लस प्लस होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट का माइनस प्लस होगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट का माइनस माइनस होगा, और फोर्थ का प्लस माइनस होगा। या बच्चों अगर आपको याद करना है तो एक टेक्निक से याद कर लीजिए। यह हुआ 1 2 3 4 हुआ, तो समझ लीजिए बच्चों यह 1 है, तो यहाँ से ऐसे याद कीजिएगा, यह जो है प्लस प्लस, जस्ट इसके अपोजिट में थर्ड में चलूंगा। एक विषम संख्या 3 भी विषम संख्या है, तो प्लस प्लस 3 में चलूंगा तो माइनस माइनस। आप इधर से याद कीजिए, तो यहाँ पर 2 है या 4 है, तो माइनस प्लस और प्लस माइनस, इस तरह याद करना है। प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा ये भी ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर काटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर काटती है उसे हम मूल बिंदु, ऑरिजिन पॉइंट कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। हाँ बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जो बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर ओ पे काट रहा है, इसी को मूल बिंदु बोलता हूँ। इसका जो है निर्देशांक क्या हुआ तो 0 0 हुआ, समझ में आ गया। और आगे बात है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब जैसे ध्यान दीजिए, अगला स्टार्ट चलता हूँ। एक्स ओ वाई का चिन्ह क्या हुआ, चिन्ह एक्स ओ वाई को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, और इसका चिन्ह प्लस प्लस है। अगला इसका चलिए, एक्स डैश ओ वाई को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। इसका चिन्ह माइनस प्लस है। यहाँ पर बच्चों एक्स डैश होगा आपका। अगला स्टार चलता हूँ, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश को तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और इसका चिन्ह माइनस
माइनस माइनस माइनस माइनस है। अगला चलता हूँ, एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश को चतुर्थांश कहते हैं और इसका चिन्ह प्लस माइनस है। और एक चीज़ और पढ़ना है बच्चों, यहाँ तक हम लोग समझ लिया। और ज़्यादा से ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस पर वाई निर्देशांक शून्य होता है, यानी आपका भूल शून्य होता है। और इस लाइन पर वाई एक्सिस पर एक्स निर्देशांक शून्य होता है, यानी कोटि शून्य होता है। और यह आप किसके रूप में रहता है, और ये भी जान लीजिए, एक्स एक्सिस पर वाई निर्देशांक शून्य होता है। एक्स एक्सिस पर वाई निर्देशांक शून्य होता है, अर्थात कोटि मतलब y शून्य है। और यह एक्स एक्सिस इस लाइन पर y 0 है हर जगह, तो यह किस रूप में रहेगा, और यह x 0 के रूप में होता है। किस रूप में होता है, x 0 के रूप में होता है। तो बच्चों इसको उतार लीजिए और आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने अभी बताया क्या, एक्स एक्सिस पर वाई निर्देशांक शून्य होता है, अर्थात मेरा कोटि शून्य होता है। इसको हम क्या बोलता हूँ, कोटि। इसको मैं भुज बोलता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ, और इसको कोटि बोलता हूँ। कोटि इसको बोलता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, कोटि। एब्सिसा। अच्छा आगे चलता हूँ बच्चों। अब जो है y एक्सिस पर क्या आप बोर्ड लिखूंगा, y एक्सिस पर x निर्देशांक शून्य होता है। इस पर x निर्देशांक शून्य होता है, अर्थात भुज शून्य है और यह 0y के रूप में होता है। अच्छा अगला लिखता हूं, x एक्सिस पर किसी बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि ऑर्डिनेट कहते हैं। अगला है y एक्सिस पर किसी बिंदु की दूरी को x निर्देशांक या भुज एब्सिसा कहते हैं। यहाँ कोटि का बच्चों हम लोग एब्सिसा
यहाँ पर कोटि को हम लोग ऑर्डिनेट बोलूँगा। ऑर्डिनेट बताऊँ तो बच्चों आप लोग समझ लिया कि y एक्स पर यानी इस लाइन पर किसी y एक्स पर x निर्देशांक शून्य होता है। इस लाइन पर जो है आपका जो है x एक्सिस पर y निर्देशांक शून्य होता है। y एक्सिस पर क्या होता है, x निर्देशांक शून्य होता है। हाँ, मतलब हुआ कि x एक्सिस पर y निर्देशांक शून्य हर जगह है, इसलिए इस पर जो है x जीरो के रूप में होगा। किस रूप में होगा, x जीरो के रूप में होगा। और x एक्सिस पर किसी बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। और क्या लिखा, y एक्सिस पर इस लाइन पर किसी बिंदु की दूरी को x या भुज कहते हैं। तो इतना आप लोग बच्चों समझ लिया। अब थोड़ा सा जरा बताओ, आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को बताना है, भुज और कोटि के बारे में बताना है। जैसे 2 और 3 है, जैसे मान लीजिए 2 और 3 है, तो बताना है बच्चों कि इसमें 2 क्या है और 3 क्या है, जरा बताओ। 2 और 3 है तो कहने का मतलब हुआ 2 आपका जो, इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई, इस तरह लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब हुआ कि एक्स को हम लोग क्या बोलता हूँ, भुज। भुज बराबर हो गया 2 और कोटि बराबर क्या हो गया होगा, तो 3। इस तरह कोई भी आए तो आप बता सकते हैं, इसका चिन्ह भी बता सकते हैं या किस कोऑर्डिनेट में होगा ये भी बता सकते हैं। तो 2 3 अगर ऐसा पूछ दिया 2 और 3 यह किस कोऑर्डिनेट में है, हाँ किस कोऑर्डिनेट में है, किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले बच्चों ये हम लोगों को समझना होगा कि जैसे 2 3 है तो 2 का चिन्ह मेरा एक्स यानी प्लस चिन्ह है और 3 का भी तो प्लस चिन्ह है। तो कहने का मतलब हुआ कि प्लस प्लस जो चिन्ह आता है वह किस कोऑर्डिनेट में है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। कौन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इस तरह आप क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग आलेख यानी ग्राफ के बारे में विस्तार से जाने, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, इसको हम भुज बोलता हूँ, इसको कोटि बोलता हूँ, या क्षैतिज रेखा इसको बोलता हूँ, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलता हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर काटता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ पर ओ से सूचित किया गया है। मूल बिंदु का निशान क्या होता है, तो 0 0 मैंने बताया अभी तुरंत। हाँ, इसके बाद फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है एक्स और वाई का जो है प्लस प्लस चिन्ह हुआ, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोले। माइनस प्लस है, इसको हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अगला है माइनस माइनस, यह जो है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है, और प्लस माइनस या फोर्थ कोऑर्डिनेट है। इस तरह से सभी को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। बच्चों अभी हम लोग जो है 2 चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ें और आलेख भी हम लोग जो है अच्छी तरह से सीख लिए कि कैसे होता है। अब हम लोग जो है इसी 2 चर वाले रेखीय समीकरण का जो एक्सरसाइज 3.1 का जो हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर आपका 49 है। इसमें देखिए कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आपसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह आफ्ताब कह रहा है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको जो है हम लोग जो है बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष है तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। हाँ तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने आफ्ताब का जब उम्र जो है 100 वर्ष मान लिया और पुत्री की जो है वर्तमान आयु हमने y वर्ष मान लिया। तो प्रश्न में कह रहा है कि आफ्ताब कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये हम चलते हैं प्रश्न के प्रथम शर्त से। प्रश्न के प्रथम
शर्त से। यहां पर देखिए आफ्ताब को x माना है, x लिख दिया, पुत्री को मैंने y माना हूं तो y दे दिया। तो 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, जब पहले की बात होगा तो दोनों में जो है घटाऊंगा, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब आफ्ताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 7 हो गया। उसी समय पुत्री का उम्र क्या होगा, तो y माइनस 7, यह आपने समझ लिया। 7 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र जो है x माइनस 7 और y माइनस 7 हो गया। 7 गुने का, तुमसे 7 गुने आयु का था, किससे, आफ्ताब जो है पुत्री से 7 गुने आयु का था, तो यहाँ पर मैंने 7 लगा दिया। इस तरह मैंने समीकरण लिखा बच्चों, x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, और पुत्री से कितना आफ्ताब है, 7 गुने आयु का था, इसलिए मैंने 7 लगा दिया। तो इम्प्लाइड हो गया x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, यह हो गया। अब हम जो है इसको ऐसे करता हूं, तो x माइनस 7y, ये इसके इधर ला दिया, 49 माइनस 49 अब प्लस 7 हो गया। इम्प्लाइड हो गया आपका x माइनस 7y बराबर हो गया माइनस 42। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। इसको क्या बना दिया बच्चों, समीकरण फर्स्ट बना दिया। अच्छा, इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ, तो x माइनस 7y, इसको इधर लेके चलाता हूँ, तो प्लस 42 बराबर 0। अब यहाँ पर दो चर वाले देखिए समीकरण से हम लोग जो है a1 b1 और c1 का वैल्यू निकालूंगा, तो इम्प्लाइड x यानी कि a1 कितना होगा, अभी मैंने जो बताया कि दो चर वाले देखिए a1 x प्लस b1 प्लस c1, उससे मैं निकाल रहा हूँ। तो a1 बराबर कितना होगा बच्चों बताओ, तो x के आगे मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 हो गया। b1 कितना हो गया, तो माइनस 7 हो गया। c1 कितना हो गया, तो 42 हो गया। यह लिख दिया बच्चों। प्रश्न के द्वितीय शर्त से, अब यहां पर चलता हूं, प्रश्न के द्वितीय शर्त से, प्रश्न के द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में देखिए बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे, आपसे 3 वर्ष बाद मैंने आफ्ताब बोल रहा है, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आफ्ताब का x माना हूं, पुत्री का वायु हमने y माना है, तो आफ्ताब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मतलब x प्लस 3, तो उस समय पुत्री का भी तो उम्र होगा y प्लस 3। क्या है, आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का होगा, तो यहाँ पर मैंने 3 लगा दिया। इम्प्लाइड हो गया x प्लस 3 बराबर हो गया 3y प्लस 9 हो गया। इम्प्लाइड हो गया आपका x, इसको इधर लाता हूँ तो माइनस 3y बराबर हो गया 9, यह इधर चला गया तो माइनस 3 हो गया। इम्प्लाइड हो गया आपका x माइनस 3y बराबर हो गया आपका 6। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। इसको क्या बना दिया बच्चों, मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया। अब इसको और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो x माइनस 3y, इसको अंदर ले जाता हूँ, माइनस 6 बराबर 0। यह मैंने दो चर वाला रेखीय समीकरण यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 लिखा मैंने, तो इससे मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करके मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। a2 बराबर कितना होगा बच्चों बताओ, तो 1 होगा। b2 कितना होगा आपका, तो माइनस 3। c2 कितना होगा, माइनस 6। यह मैंने a2 बराबर 1 हो गया, b2 बराबर माइनस 3 हो गया और c2 बराबर माइनस 6 हो गया। तो यहाँ पे जो है समीकरण यह सेकंड होगा, यह समीकरण सेकंड है हम लोगों का। अब हम लोग क्या करने जा रहा हूँ, देखिए आप जरा कंडीशन को भी जरा देख लूँ, जो अभी कंडीशन मैंने पढ़ा दो चर वाले रेखीय समीकरण का। तो अब a1 बाय a2 मैं ले लेता हूँ। a1 यहाँ पे देखो बच्चों 1 है, 1/1 बराबर 1 हो गया। इम्प्लाइड a1 बाय a2 जो मेरा निकला 1 हो गया, तथा b1 बाई b2 ले लेता हूँ। b1 यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, माइनस 7 है, तो माइनस 7 बटे हो गया आपका माइनस 3, तो माइनस माइनस चला गया आपका, तो 7/3 हो गया। इम्प्लाइड b1 बाय b2 बराबर हो गया 7/3। तो हम लोगों को कंडीशन मिल चुका है, क्योंकि
A1 by A2 cannot B1 by B2 हो तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और इनका केवल एक हल है। यह मैंने कंडीशन अभी भी 2 4 वाले देखिए समझ में बताया था कि यदि A1 by A2 करना B1 B2 हो तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और इनका केवल एक हल है। तो बच्चों आपने इसको समझ लिया। अब इसको हम लोग जो है ग्राफीय विधि से हल करने जा रहा हूं। तो इसको आप लोग बच्चों अच्छी से उतार लीजिए। अब बच्चों हम लोग जो है इसको ग्राफीय विधि से हल करता हूं। अब ग्राफीय विधि से हल। अब हम लोग जो है इसको ग्राफीय विधि से हल कर रहा हूं। तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट देखिए यहाँ पर है x माइनस 7y बराबर जो है -42। यह हम लोगों का है x माइनस 7y बराबर -42। अब देखो बच्चों इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो x बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ -42 प्लस 7y। यह हो गया। अब हम लोग जो है इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ, x और y का वैल्यू निकालूंगा। तो x y का हम लोग वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं y का वैल्यू क्या रखूंगा, तो 0 मैंने रख दिया। तो यहाँ पर y का वैल्यू मैंने 0 रख दिया। तो 7 गुणा 0 0 हो गया। तो यह x का वैल्यू -42 आ गया मेरा। अब जो है हम लोग जो ऐसा करता हूँ x y का वैल्यू 6 रखता हूँ। x का वैल्यू क्या रख रहा हूँ, तो 6 रख रहा हूँ। 6 से 42 में 42 घट गया तो क्या हो गया, तो आपका 0 हो गया। इसके बाद हम लोग जो है y के वैल्यू क्या रखता हूँ 12 रखता हूँ। तो 12 से 84 हो गया। 84 में 42 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो हम लोगों का 42 बचेगा। इस तरह से और भी वैल्यू निकल सकता है। मैंने इतना वैल्यू निकाल लिया। अब समीकरण सेकंड से भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। समीकरण सेकंड सेकंड देखिए यहाँ पर है x प्लस x माइनस है x माइनस 3y बराबर 6 है। यह सेकंड में कह रहा है। तो इसको मैंने लिख दिया x बराबर हो गया आपका 6 प्लस 3y। अब इससे भी हम लोग जो एक्स वाई का वैल्यू निकालूंगा। एक्स वाई का वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो वाई का वैल्यू मैंने क्या लगाया, वाई का वैल्यू मैं 0 रखूंगा। क्या रखा, वाई का वैल्यू यहाँ पे 0 रख रहा हूँ। ये मैंने 0 दे दिया बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो क्या होगा 3 गुणा 0 0 0 6 हो गया आपका। इसके बाद फिर वाई का वैल्यू मैं क्या दूँ, जो एक्स भी 0 हो जाए। तो वाई की जगह पर अगर मैं -2 रख दूँ तो आपका x का वैल्यू 0 आ जाता है। अगर मैं y का वैल्यू 12 रख दूं, या मैं 6 ही पहले रख देता हूं, तो क्या अगर 6 या 18 24 हो जाता है। अगर मैं y का वैल्यू 12 रख दूं तो क्या हो जाएगा 3642 हो जाता है। यह आपका हो गया बच्चों। मतलब दोनों समीकरण का मैंने वैल्यू निकाल लिया। अब एक टेक्निक यह भी बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको टेक्निक बता देता हूँ। जो चीज़ दोनों में बिलोंग करता है यही मेरा वैल्यू हो रहा है। यानी x माने कि आफ्ताब का उम्र 42 वर्ष हो रहा है और y जो माने है मैं पुत्री का, तो उसका 12 वर्ष। ऐसे भी आप टेक्निक पता लगा सकते हैं
कि जहाँ पर दोनों का बिलोंग कर रहा है वही मेरा अभिष्ट आंसर होगा। तो हम ग्राफीय विधि से आप बनाना चाहता हूँ। और देखिए ये वैल्यू मैंने निकाल चुका है। अब हम लोग जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचूंगा। तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ। यह मैंने एक्स एक्सिस ले लिया। अभी जो मैंने बताया है ये एक्स एक्सिस लिया, ये एक्स हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया जो बच्चों मैंने अभी तो बताया है। और वाई में हम लोगों को कितना चलना है, तो यह हम ले लेता हूँ यह आपका वाई हो गया, यह वाई डैश हो गया। जरा अच्छा से ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्स वाई से जहाँ काटते हैं इसको मूल बिंदु बोलता हूँ। हम लोग पैमाना जो है 6 cm मान लेता हूँ। माना कि पैमाना 10 cm बराबर 6 इकाई है। क्या मैंने पैमाना मान लिया 10 cm बराबर 6 इकाई। तो यहाँ पर हम लोग को 42 चलना है, बराबर दूरी इस तरह ले लेना है। ये इंची से नाप के लेना है। ये तो मैं ऐसे ले लिया हूँ, इंची से नाप के लेना है। इधर पॉजिटिव चलूँगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये 42 हो गया, ये 48 हो गया, ये 54, इस तरह मैं ले लूँगा। और इधर भी चलता हूँ तो -6 हो गया, -12 हो गया, -18 हो गया, -24 हो गया। इधर भी चलता हूँ, यह 6 और पॉजिटिव चलेगा, यह 12 हो गया, यह 18 हो गया, यह 24 हो गया, यह 30 हो गया, 36, यह 42 हो गया, यह हम लोग का 48 हो गया, और यह 54। इस तरह मैं ले लूँगा। इधर हम लोग निगेटिव चलूँगा, इधर -6, -12, -18, -24, -30, -36 और -42। इस तरह मैं ले लूँगा। अब बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा, ये 60 भी ले लेता हूँ। हाँ, अब जैसे ध्यान दीजिए कैसे मैं वैल्यू रखता हूँ, पुट करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्स में हम लोगों को चलना है -42। एक्स में कितना चलना है, -42 चलना है। तो और हम इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा। -24 हो गया, -30 हो गया, -36 हो गया, यह -42 हो गया, यह है मान लीजिए। तो यह 42 है, -42 है, आपका -42 है। तो अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x में हम लोगों को -42 चलना है और y में 0 चलना है। तो मतलब हम लोग यहाँ रह गए, यह हम लोगों का हो गया -42 x में और y में 0 यह आया हम लोगों का। इसके बाद देखो बच्चों, x में 0 है, y में 6 है। x में 0 यहाँ पर आ गया और y में 6 बोल रहा है, तो हम लोगों का यहाँ आ गया x में 0। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग हो गया -42, 0 यहाँ पे इंडिकेट किया और जो है 0, 6 यहाँ इंडिकेट किया। देखो बच्चों, हम दो बिंदु दिखा दिए, यहाँ पर -42 और 0 हुआ, और दूसरा जो है हम लोगों का 0 और 6 हम यहाँ बैठा दिए। अगला पॉइंट मेरा है वैल्यू जो है 12, x y में 12 है और x में 42 है। तो y में जो है x में हम लोगों को 42 यहाँ चलना है और y में हम लोगों को 12 चलना है। तो कहने का मतलब ऐसे हम लोग कर लूँगा, ऐसे करूँगा और यहाँ से फिर ऐसे पॉइंट मिलाऊंगा। समझ गया बच्चों कैसे किया? यह दूरी हम लोग गए हैं ऐसे, और यह दूरी गए हैं यहाँ पे मिला, यही पॉइंट हम लोगों का कितना का हुआ, तो 42 12 का हुआ।
42 12 यह हुआ 9। अब इसको हम मिलाते हैं, इसको हमने ऐसे मिलाया और फिर यहाँ से इसको मिला रहा हूँ, यह क्रॉस करते वैसे जाएगा। यह आलेख जो हुआ आपका x माइनस 7y बराबर -42 का आलेख, इसका आलेख हुआ बच्चों। अब जो है हम लोग जो है दूसरे समीकरण का जो मेरा वैल्यू आया है कितना, x में 6 है और y में 0 है। x में 6 है तो यहाँ है y में 0, इसी जगह रह गए हम लोग। x में 0 y में 6 आ गया, तो इसको हमने लिख दिया 6 0। इसके बाद दूसरा वैल्यू हम लोग का है x में 0 यहाँ पे आया और y में -2 है, तो -2 जो है हम लोग जो अपनी सुविधा से यहाँ ले लेता हूँ। यह हो गया आपका 0 -2, इसका निशान जो हुआ 0 -2। और यहाँ पर देखो बच्चों x में कितना चल रहा है 24, y में 6, x में 24 y में 6, तो कहने का मतलब इस तरह हम लोग चलूँगा, x में 24 है y में 6 है, तो हम लोग ऐसे चलूँगा। यहाँ पे मिल रहा है, यह हो गया आपका 24 और 6, इसको लिखा। इसके बाद जो है दूसरा वैल्यू होगा x में 42 है y में 12 है, यानी ये दूरी है, x में 42 यहाँ आए, y में 6 यहाँ पर आए हैं हम लोग, जो ये जो इंडिकेट किया गया है। तो अब हम इसको मिला देता हूँ ऐसे, और यह भी आपका मिल गया ऐसे, और यह जो है भी मिल गया आपका ऐसे, और यह आपका क्रॉस करता हुआ ऐसे चलेगा, और यह जो है आपका जो है यह हो गया। अब यह क्रॉस करता हुआ जो है आपका ऐसे क्रॉस करेगा। ये देखिए, ये आलेख जो है हम लोग ऐसे खींचा, ये ऐसे क्रॉस किया आपका। इस आलेख का नाम हो गया आपका x - 3y बराबर 6 का आलेख, इसका आलेख है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों रेखा जो है इस बिंदु P यहाँ पे काट रहा है, दोनों रेखा यहाँ पर काट रहा है आपका। इसका नाम अगर हमें P रख दिया तो दोनों रेखा यहाँ बिंदु P पर काट रहा है। यहाँ पर हम पाते हैं कि दोनों रेखाएं बिंदु P 42 12 पर प्रतिच्छेद करता है। इसीलिए x बराबर हो गया 42 और y बराबर जो हो गया 12। मतलब इसीलिए आफताब का उम्र, मतलब x माने थे हम लोग 42 वर्ष, तथा पुत्री की उम्र y माने थे तो 12 वर्ष है। इस तरह हम लोग लापता को 42 वर्ष हुआ और पुत्री की उम्र जो है 12 वर्ष है। इस तरह हम लोग ग्राफी विधि से उसका हल कर लिया। तो बच्चों ये तो मैंने ब्लैक बोर्ड पर बनाया, आप लोग किताब में कॉपी में जो है इंची से माप कर इसको अच्छी तरह से बनाना है। ये एग्जाम में जो है अक्सर आता है, इसको आप लोग जो है अच्छी तरह से बनाइएगा। तो बस आज इतना ही, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे।